नमस्कार, आप देख रहे हैं द एजे पॉडकास्ट शो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक ऐसे नेता जिन्होंने संगठन में अपनी मेहनत, कार्यशैली और जनता से जुड़े रहने के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, एक ऐसे नेता, एक ऐसे व्यक्ति जो हर वर्ग के लोगों से संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, संगठन को मजबूत बनाए रहने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री पप्पू पहलवान जी का। आज बात करेंगे हम उनके राजनीति सफर के बारे में। आज बात करेंगे उनके संघर्ष के बारे में, उनके अनुभव के बारे में। उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के चुनाव के बारे में और युवाओं की क्या हो रहेगी भूमिका। बिना देर करे शुरू करते हैं द एजे पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल कि आप लोगों के नेता हैं। आपको लोग जितने भी जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपको जानता हूं और देखता आ रहा हूं। इतना दायित्व संभालना, इसकी आपको प्रेरणा कहां से मिलती है और ऐसी क्या ऊर्जा आपके अंदर है कि आप लाखों लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं? जो जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी थी, मैं पहली बार स्थानीय निकाय का महामंत्री बना, उसके बाद 2 बार उपाध्यक्ष बना और फिर उसके बाद 2 बार में महामंत्री बना, तीसरी बार बना और उसके बाद कुछ बीच में संगठन का बदलाव हुआ। जो संगठन में सीखने को मिलता है, संगठन में रह के वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कार्यक्रम होते हैं हमारे, उसमें ऊपर से जो आदेश मिलता है उसको सफल कैसे किया जाए, उसे करने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार संगठन में जो काम किया, महानगर अध्यक्ष माननीय अशोक मेहरा जी रहे हों, माननीय स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन शर्मा रहे हों या संजीव शर्मा जी रहे हों। आज संजीव शर्मा शहर के विधायक हैं और लगातार देखते हैं, आप भी सब लोग देखते हैं कि वो गाजियाबाद में इतिहास रचे, जो पहली बार इतना काम हुआ है, जो इन्होंने लगातार काम किया। उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है। अगर हम आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपका नेता बनने का सपना बचपन से ही था या आपने कुछ और सोचा था? मैं बिजनेस कर रहा था, उस बीच में संजीव शर्मा मेरे मित्र बने और संजीव शर्मा जी राजनीति में पहले से ही थे और लगातार संगठन में आने का प्रयास किया। मेरे कुछ संबंध थे पारिवारिक कुछ लोगों से, जिसे मैं संजीव के साथ लगकर संगठन में प्रयास किया कि वो पदाधिकारी बने। अच्छा नेता था, अच्छा बोलते थे और प्रयास किया कि वो उनको कुछ ना कुछ पद मिलना चाहिए। हम सब लोग लगकर उनके ये मोर्चा का अध्यक्ष बनवाने का काम किया और लगातार उनके साथ काम करने का सफर मिला। उसके बाद उन्होंने मुझे लिया मोर्चा में अपने साथ काम करने के लिए कहा, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। ये सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी से पहले आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े, तो और बीजेपी में आपको लगभग 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो जब आप उस पार्टी के साथ जुड़े थे और इस पार्टी के साथ जुड़े, तो आपने क्या ऐसा अंतर महसूस करा? एक्चुअली यहाँ एक ही समाजवादी में एक समाज की बात होती है। यहाँ सबका साथ सबका विकास के रूप में काम करने का मौका मिला। लगातार हम सब लोग यहाँ एक ही मालिक होता था। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं और वही सांसद है, वही विधायक हैं, वही मुख्यमंत्री है, पूरा परिवार रहता था। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी जा सकता काम करने के आधार पर। जो कोई किसान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय राजनाथ सिंह, यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आए, उनसे हमने अनुरोध किया और लगातार इनके नेतृत्व में भी हमें काम करने का मौका मिला। क्योंकि लगातार आपने देखा यहाँ बिजली घर पे
जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो यहाँ लाइट बिल्कुल जीरो थी। और फिर उस आंदोलन में नाना राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जब उन्होंने मेरे आंदोलन में आने का काम किया और हमें फिर और ताकत मिली, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धरने पे प्रदर्शन में आए हैं, तो एक हमें बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिला। मैं सर ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप राजनीति में सक्रिय होते हैं और राजनीति भी कर रहे होते हैं और एक तरफ परिवार भी होता है, तो परिवार में परिवार को भी साथ लेके चलना और राजनीति को भी साथ लेके चलना, तो इसमें सर कैसे संतुलन बनाना पड़ता है जो बंदा इतना ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व रहता है? ऐसा है कि परिवार तो देखा नहीं जाता राजनीति में, है ना, क्योंकि लगातार पार्टी के इतने अभियान होते हैं, तो हम सब लोग लगते हैं, तो खुद परिवार में बड़े बच्चे हो गए तो वो सब लोग अपना काम करते हैं, देखते हैं और सब अपने आप खुद कर रहे हैं। मुझे तो फ्री छोड़ रखा है और मैं पूरे दिन 24 घंटे राजनीति में रहता हूँ। सर आपसे एक पर्सनल मैं क्वेश्चन भी जानना चाहूंगा, क्या कभी आपका मन नहीं करता कि हम गो बैक ट्रिप मारें? क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं हम उनको देखते हैं कि वो ब्रेक जरूर लेते हैं, लेकिन आप एक ऐसा नेता हैं, एक लोगों के नेता हैं जहां ब्रेक नहीं लेते, ना कहीं घूमने जाते हैं, लोगों के बीच रह के हमें सक्रिय रहते हैं। जो पार्टी के जो अभियान आते हैं उसी आधार पर हमें चलना होता है। मानो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल जी हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके लगातार सप्ताह सेवा के कार्यक्रम होते हैं और हम सब लोग उस अभियान को लेकर, और हमारी जो पार्टी है बूथ सेक्टर और लगातार इस पे काम करती रहती है, बैठकें करनी वो करनी, तो हम सब लोग इस कार्य को लगातार करते रहते हैं। तो उसमें थोड़ा समय कम मिलता है और जहाँ भी मिलता है तो हम लोग धार्मिक जगह पर चले जाते हैं। जैसे मानो हमारी ड्यूटी लगा दी है कि बाहर सोनभद्र में मैं रहा 1 महीने, अम्बेडकर नगर में मैं 1 महीने रहा चुनाव में, और वह काम करने का मुझे मौका मिला, तो वहीं पे जो धार्मिक चीजें होती थी तो वहाँ दर्शन करते थे, तो वहां से अपना फिर कार्यक्रम में लग जाते। सर इतने जो अभी तक का आपका राजनीतिक सफर रहा है, उसमें ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसमें आपको स्वयं सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है कि हाँ ये पूरा हुआ है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में काम नहीं करती, एक समाज के नाम पर काम करती है। ये समाज सेवा के रूप में जानी जाती है। आपका स्वयं, मैं ऐसा जानना चाहूंगा कि आपका व्यक्तिगत जो आपको बहुत गर्व महसूस हुआ हो उस पल को, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, ऐसा कोई? मुझे भी जो सेवा करने का मौका मिला, जैसे कोविड के समय पे हमें लगातार राशन बांटने का काम हो, दवा बांट देने का काम हो, बहुत सारे सामाजिक, क्योंकि एक मेरी संस्था है सामाजिक संस्था, तो उससे काम करने का काफी समय मुझे मिला। जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, खेलकूद युवाओं का जो खेलने, यहाँ साहिबाबाद में बहुत कम कार्यक्रम होते हैं, तो साहिबाबाद में जो हमने काम किए हैं वो अपनी संस्था के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए हैं साथ साथ। जितना मुझे आपकी संस्था के बारे में बताया, समाधान शक्ति आपकी एक बहुत बड़ी संस्था है और उसमें लगातार आप खेल के लिए जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं और अलग अलग ग्रुप में आप नेता जी, राशन बांटने का काम हो, विकलांगों को साइकिल देने का काम हो, कैंप का उसका आंखों को कैंप लगाने का काम हो, लगातार हम सब लोग काम करते हैं। अच्छा, अब मैं सर चलूंगा क्योंकि अब यूपी में चुनाव का समय आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको बाबा जी रिपीट होंगे? बिल्कुल रिपीट होंगे, और लगातार जो आपने देखा होगा पीछे की सरकार भी देखी आपने, बसपा और सपा, और अब भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो आपने सरकार देखी, जो गुंडा राज था वो बिल्कुल जीरो हो गया, और लगातार जो भी जैसे जमीन कब्जे करने वाले गुंडे होते थे वो धीरे धीरे या तो वे जेल में चले गए या सीधे सीधे ऊपर चले गए। सर ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला भी जाता है कि योगी राज में काफी कायदे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर आप बात करें जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में, तो सुरक्षा का नजरिए से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहां पे सरकार की नियत नहीं होती है उस जगह पे बुलडोजर चल जाता है।
नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जांच होती है और जांच करके फिर उसके बाद कार्रवाई होती अब सर मैं आपसे कुछ इसी विषय में पूछूंगा कि क्या समाज में ऐसा देखा जाता है कि अगर दो वर्ग में चीजें बढ़ गई हैं कि अगर कोई बीजेपी सपोर्टर है तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको संरक्षण मिल जाएगा, यदि वो व्यक्ति मुसलमान है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होती है। है। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदू जिन पर भी कार्रवाई हुई, जो अपना जो बदमाश रहा है उसकी कोई जाति नहीं होती है, और जब लगातार उसको देखकर और जो भी गलत काम करता है उत्तर प्रदेश में, उस पर कार्रवाई होती है। सर मुसलमान अभी भी बीजेपी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करता? मुसलमान कभी बीजेपी को खूब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो राशन आज बट रहा है वो एक ही समाज तो ले रहा है, सबसे ज्यादा राशन भी बट रहा है, वो सब एक ही समाज को ज्यादा मिल रहा है। आप कहीं चले जाइए, सभी जगह जो राशन की दुकानों पे सबसे मुस्लिम परिवार ही मिलेगा। आप लगातार सबसे क्यों नहीं करते? मकान मिल रहे हैं वो भी मुस्लिमों को मिल रहे हैं, पेंशन मिल रहे हैं वो भी मुसलमानों को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, और ये विश्वास ही इनका भी तो हमारे प्रति होना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूं अगर बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए लगातार करती है तो बीजेपी उसको सामने आकर मैं कहूंगा कि इसका सही तरीके से इसका एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करती है? खूब करती है, बताती है और कहती भी है, लगातार कार्यक्रम करते हैं। दिखाने के नाम पे तो ये सब लोग एक हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो ये वोट फिर वही कि अपने समाज को ही देते हैं, ये किसी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। क्योंकि परसेंटेज हम अभी मानने हमारे सांसद अतुल गर्ग जी चुनाव लड़े हो, उनकी परसेंटेज नेपाली के वोटों की वोट 0 थी, और सबसे ज्यादा उनके कार्यक्रमों में पैसे लगे, तो वो भी तो विश्वास जमा है। वोट देके तो देखे भाई, कुछ सम्मान की नहीं मिलेगा जब तो मांगते हैं। उनका क्या सहयोग रहता है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी तो देखना। अतुल गर्ग जी पे भी आरोप लगे कि उन्होंने जमीन घोटाला करा, इस तरीके के आरोप हो। माननीय सांसद जी पे आप पता करना कि माननीय सांसद जी खुद बिरला जी को लेटर देखा है कि मेरी संपत्ति की जांच हो, मैं दोषी बोलूं तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पहले सांसद हैं जो लगातार अपने ऊपर खुद मुख्यमंत्री को देखा है कि मेरी जांच होनी चाहिए, मेरी संपत्ति की कोई ऐसा आरोप हो तो मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा कौन आदमी है जो गलत काम कर फिर कार्रवाई के लिए बोल रहा है? अच्छा सर मैं ये और आपसे पूछूंगा कि 2027 का जो रोड मैप तैयार होगा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो पिछली बार जितनी बीजेपी सीट लेके आई थी उससे अत्यधिक ले पाएगी या कुछ सीटें कम हो जाएंगी? तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है, कार्यकर्ताओं के काम करती है, और लगातार आप देखते हैं अब बूथ सेक्टर ये सब पे काम चल रहा है, और लगातार हम काम करते हैं। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं इतना काम कहीं देखा नहीं। लगातार नेवी और येबी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है हमारी, दोनों अच्छे कार्य कर रही है। और तो जब कार्य अच्छे होगा जनता वहां से, अब आप देखें बंगाल में कितने बाद सरकार आई है, काम करते रहे, बीजेपी करती रही, पहले कम ले जाए उसके बढ़े, फिर उसके बाद बढ़े, आज सरकार बनी ना। सर मैं ये आपसे और पूछूंगा, आप देखें तो जो भी अधिकतर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तो वो नेता कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस के होते थे। अब जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी मानी जाती है कि वो सबको कहते हैं कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, और बीजेपी पे विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि ये पार्टी जो है हिंदुओं की राजनीति करते हैं। और जब बीजेपी में कोई भी नेता शामिल होता है तो जो भी उनके ऊपर आरोप होते हैं, ईडी सीबीआई की जो भी उनके ऊपर रेड होती है, वो वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं। ये तो सब अफवाह चलती है, और लगातार काम होते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसे देख के सभी लोग उसे पसंद करके वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, तो आपका ये कहना है सर कि 2027 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी? हमें सर आपसे एक तरीके से इसे रैपिड फायर राउंड भी आप कह सकते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और एक शब्द में आपको उसका जवाब देना है। नरेंद्र मोदी जी या अटल बिहारी जी, आपके
फेवरेट नेता? एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही मोदी जी अब काम कर रहे हैं। जो चीजें वो बढ़ा दे, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हाईवे जो है NH-24 हो या गंगा एक्सप्रेस हो, जो भी हो, मेट्रो हो, सब अटल जी की सोच थी, उसको बढ़ाने का काम किया, क्योंकि वो अच्छे थे इसलिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले जब वो अच्छे थे, अब हमारे लोग प्रधानमंत्री हो गए, बच्चे हैं। एक शब्द में योगी आदित्यनाथ, एक शब्द में। योगी जी बढ़िया है, उत्तर है नहीं, मैं मतलब आप उनके बारे में क्या एक टिप्पणी के रूप में क्या कहेंगे? बलवान या जो भी आप उनको एक शब्द। ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आप विपक्ष को एक शब्द में क्या कहेंगे? विपक्ष का तो 70 साल सरकार रही, जब कुछ नहीं कर पाई। मतलब इनको, आपको लग रहा है कि 2029 में विपक्ष उम्मीद है आने की इनकी? उम्मीद नहीं है, सपना देख रहे हैं, सपना देखने का सबका हक। 2029 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने ये बोला था कि 2.5 साल के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 2027 के बीच में खत्म हो जाएगा, और जो इनको वो मिला था, बहुमत जो मिला था पार्टियों से, और इनकी सरकार गिर जाएगी। तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? अब सरकार तो चली रही है, अब उसमें उनका काम तो कहने का है, हमें सरकार चलानी है। सरकार में सभी का सहयोग चाहिए, सबका, तो इसलिए सबका सहयोग मिल रहा है, लगातार काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। संगठन में रहना पसंद है या सरकार में? मैं संगठन में रहना पसंद करता हूँ। सरकार का पार्ट आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? सरकार का पार्ट, सरकार के लोग सरकार चलाएंगे, हम संगठन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो काम करने का मौका मिलता है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, सभी लोग आपके वेल विशर हैं, आप उनसे ऐसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि संगठन को सही ढंग से किस तरीके से लेके चलते हैं? मेरा ये कहना है कि जो हमारी योजना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के जो भी योजना है, वो हम सब कार्यकर्ता मिलकर नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को उसकी सुविधा मिल पाए। उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सभी कार्यकर्ताओं से कि हम सब लोगों को जननी काम करना चाहिए। सर, जब आप पहले का एक वक्त देखते थे कि पहले ही क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हमेशा बढ़ा रहता था और लगातार कोई सुनवाई नहीं होती थी, हर चीज़ में जातिवाद चलता था, तो क्या सोशल मीडिया के आने के बाद वो जातिवाद खत्म हुआ है, बढ़ा है? सोशल मीडिया की क्या भूमिका हो गई आज के टाइम पे? देखिए, एक चीज मैंने भी देखा है यहाँ पे, जब चुनाव आएगा, जब जातिवाद तो उठता है, चुनाव खत्म हो जाए, जातिवाद खत्म हो जाती है। पर हमें जातिवाद पर नहीं रहना चाहिए। हमें जो अच्छा नेता हो, जो अच्छा काम करता हो, जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया सरकार चल रही है। अब आप देखते हैं रामपुर में जो उन्होंने कॉलेज बनाया है और उन्होंने सरकारी जमीन पे बनाया। अब योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उस परिवार को जेल भेजने का काम किया। ऐसे काम होते रहेंगे तो हम सब लोग सुरक्षित भी रहेंगे। आज बहनें हमारी रात को सर्विस करने के लिए चली जाती हैं अकेली और सर्विस करके आ जाते हैं, सुरक्षित है। 2024 के 22 जनवरी को बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन करा था और वहां पे एक भव्य, बहुत सुंदर सा सारा उसका शिलान्यास वगैरह हुआ। अब भगवान के घर में ही डकैती डल गई, तो अब इस विषय में आप क्या कहेंगे? इसमें जांच हो रही है और जांच जो भी तय करेगी वो दंडित होगा। वो नहीं हो जी का नाम बहुत नहीं, वो गलत है, भी उनसे बढ़िया मैं मानता नहीं। बहुत भले और अच्छे कार्यकर्ता नहीं है, हम बहुत सीनियर हैं वो हमसे। और क्योंकि आपने इनका मकान भी देखा होगा और इनके परिवार तो हमारे यहाँ रोज पार्क में भी रह रहा है और लगातार हमने उनको देखा है। ईमानदार आदमी, सच्चे आदमी। करने जब बहुत कुछ गलत करते थे तुम्हें दिखाई देता, अब तक कुछ है नहीं और सब ये अफवाह, क्योंकि जबरदस्ती उनका नाम लिया जा रहा है।
सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर अभी कोई ये घटना अगर कोई मुसलमान कर देता तो उसके घर तो योगी जी अभी तक बुलडोजर भेज देते। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि भेज देते, इसमें जांच तो हो। कार्रवाई के लिए बोल दिया ना उन्होंने, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं जो भी जरूरत होगा। अच्छा जी, तो और एक दो सर क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपके पास समय थोड़ा सा कम रहता है। 2027 में अखिलेश यादव को आप क्या मतलब कहाँ देखते हैं आप कि जो उनकी सीटें इस बार आई थी उससे कम आएंगी या है? अखिलेश यादव जी तीसरे नंबर पर आएंगे, कहीं कोई लेना देनी नहीं है, सब हवा में चल रहा है जो भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सब जगह, और देखते भी हैं क्या करते हैं। बोलने से सरकार नहीं आती है, काम करने से सरकार। उनका क्या योगदान रहा है, अब बताइए ना आप। क्या भाई कोविड के समय पे क्या काम, सब घरों में छिपे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा एक्सपायर हुए क्योंकि वो सेवा कर रहे थे और सेवा में काम कर रहे थे। ये तो मैंने भी तो जनता भी जानती है ना। सर मैं आपसे ये अब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने इथेनॉल इथेनॉल का एक एक्सपेरिमेंट करा है, और वो क्या उनका कहना है कि अगर इथेनॉल मिलाएंगे तो गाड़ी का जो प्राइस है, मतलब पेट्रोल का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। और लेकिन जब से इथेनॉल की बात चर्चा आ रही है तो लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ियों की जो एवरेज है वो कम हुआ है, और काफी लोग इस पे सोशल मीडिया पे उनका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, ये जो नीति लेके आई है सरकार बीजेपी? इस नीति सरकार नहीं है, इसमें ये कहा है कि भाई गाड़ी, हमने इससे एवरेज की जिक्र नहीं किया, उन्होंने उनसे कहा रेट कम हो जाएगा पेट्रोल से, क्योंकि हम बार बार बाहर सब जैसे युद्ध हो रहा है उसमें पेट्रोल डीजल को रेट बढ़े हैं, इस कारण से ये चलाया गया था। तो इसमें जिसे लेना वो ले, कोई जबरदस्ती तो किसी से कहा नहीं कि भाई नहीं वही लेना है। लेकिन पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो ये तो पेट्रोल तो मिलेगा ही ना, इथेनॉल वो पीछे से वो भी मिलेगा दूसरी जगह, ये पेट्रोल मिल के आएगा जी। उनकी गाड़ी का शोरूम का अलग अलग है ना ये तो। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की दौर की। आज के टाइम पे ना सर अफवाहें बहुत उड़ जाती हैं कि मान के चलिए आप ही के यहाँ पे एक नंद किशोर गुर्जर जी हैं, लोनी के विधायक हैं, वो लगातार कुछ ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है समाज में। तो जो बीजेपी में ऐसे कुछ विधायक हैं जो बरबोले हैं, जिनको हम कहेंगे बरबोला, तो ऐसे क्या क्या नेताओं को ऐसी वाणी शोभा देती है कि वो किसी भी समाज के लिए या किसी को भी पर्टिकुलर चिन्हित करें? एक्चुअल कारण क्या है, जहाँ के हमारे नंद किशोर गुर्जर है वहाँ समाज का ऐसे समाज ज्यादा रहता है, तो उस समाज जब बोलता है तो उसका जवाब देना इनको पड़ता है। तो इसे लगता है कि हम लोग बोल रहे हैं या उनके लिए बोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से भी जब जवाब आता है तो उसका जवाब देना पड़ता है, इस वजह से लगता है। वहाँ की राजनीति ये है इसी प्रकार की। सर अब हम ये पूछेंगे कि आप आगे अपने आप को कैसे देखते हैं? अभी आप महामंत्री हैं, अब आने वाले 5 साल की अगर हम बात करें तो पप्पू पहलवान जी अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये तो सब कारण क्या है कि मैं रहा हूँ काफी, और कुछ किस्मत की बात होती है। माने पार्टी जहाँ जिम्मेवारी देगी वहाँ लगाएगी, वहाँ लगेंगे। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पार्टी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देती रहती है। सर क्या है कि जितना मैंने आपको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, आपके चाहने वाले बहुत हैं और आपको हर रूप में वो ये चाहते हैं कि आप सरकार का हिस्सा बने। उनका तो ठीक है, उनका तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो किस्मत का भी खेल होता है, और जिम्मेदारियां वो इच्छाएं करते हैं कि भाई ये एडजस्ट हुए तो हम भी एडजस्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आदमी में हमदर्दी रहती है। पर पार्टी जिसको जिम्मेवारी देती है वो भी कार्यकर्ता ही होता है, तो कार्यकर्ताओं को सबको तो एडजस्ट कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में कोई ना कोई काम देते रहते हैं। अब जो अगला मेरा सवाल होगा
वो एक ऐसे नेता के बारे में है कि जिनके बारे में आप देखते रहते होंगे, उनको सुनते भी रहते होंगे, राहुल गांधी जी। आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी एक विपक्ष के मजबूत नेता हैं? मजबूत होते तो फिर तो जिता ही लेते, सरकार ही बना लेते हैं। मजबूत नहीं है, वो सबसे बड़े झूठे आदमी है। ऐसा क्यों कहते हैं सर? मैं इसलिए बोलता हूं कि वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते कोई। अपनी बात को कह के फिर बदल जाना, और अपनी कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे तो क्या करेंगे आगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा काम होता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बना और फिर आया ना, वो पहले तो वही थे, जब मेरे ने स्वीकार नहीं किया उनको, उन्होंने वो बना दे करके जी को। और लगातार देख रहे हैं आप, बराबर जब ही चुनाव आएगा वे विदेश भाग जाते हैं। अब जब विदेश की बात हो रही है तो मोदी जी की भी बात आ जाती है। वो कान से जाते हैं, आपने देखा होगा ना भाई, कहीं जा रहे थे। अब पहली बार आपने देखा कि 20 देशों का यहाँ वो हुआ, कार्यक्रम हुई, पहली बार या ना इनकी अध्यक्षता में, कभी हो ही नहीं भारत में। तो कहना चाहिए वो तो काम करके आ रहे हैं। मोदी जी पे सर ऐसा भी आरोप लगता है कि मोदी जी जिन देशों पे जाते हैं तो कुछ मोदी जी को वहां पे पुरस्कार ऐसे जो उनको सम्मान मिलता है, वो पुरस्कार पहले उस देश में होते नहीं है, लेकिन जब मोदी जी वहां पहुंचते हैं, उस देश में जाते हैं, तो वहां पे वो पुरस्कार अलग से बनाया जाता है सम्मान देने के लिए। तो अब तो वहां की वो सरकार बताइए ना, क्या वही तो बनाने वाले होंगे? ये तो बहन ही नहीं। आप क्या मानते हैं कि 2014 से पहले का जो भारत था और 2014 के बाद का जो भारत है, उसमें क्या अंतर है? बहुत मजबूत भारत है, और आज भारत में सब चीजें तैयार है, संघर्ष करने को भी तैयार है। और आपने देखा सिंदूर ने जवाब दिया है सरकार, और लगातार जब भी कोई ऐसा काम हुआ तो उन्होंने बराबर जवाब देने का काम किया। पहले डर के चुप बैठ जाते थे भारत में, अब भारत जवाब देने के लिए बैठी है। लगातार आप बयान पढ़ते हैं, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी जो हैं, वो लगातार जवाब देते हैं। गृह मंत्री है, 370 हटाई को हटा सकता था क्या? एक मिनट कह के हटाया उन्होंने। बीजेपी के कुछ कायदे तो ऐसे हैं जो राम मंदिर का विषय ले लीजिए, 370 का विषय ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, जो एक समय पे बहुत मुश्किल माना जाता था और करके दिखाया। तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे मजबूत फैसलों के कारण ही क्या विपक्ष और विपक्ष में ही रहेगा? हाँ, कमजोर तो है ही वो, उनकी तो ताकत होती ना, रहे तो वो भी सरकार में ना, 70 साल में नहीं कर पाए। अच्छा सर, एक बात और बताइए, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है बीजेपी के पास कि जो विपक्ष पार्टी के सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, वो बीजेपी अपने पाले में घेर लेती है? ऐसी अब जैसे सिंदूर में जो है वो भेजे सब, उसमें कोई पार्टी का नहीं भेजेगा, वो नहीं भेजा, सबको भेजा उस। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जैसे अभी आपने देखा होगा टीएमसी के 20-22 विधायक जो है वो बीजेपी में आ गए, और राघव चड्ढा जी के साथ 7 आपके नेता। मैंने अभी पीछे बताया ना, सरकार के काम को देखते हुए तो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। वो अच्छी पार्टी, सरकार काम कर रही है तो इसलिए अब इसी में ही गुजारा है, बाकी कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं उनका कोई वीडियो? तो ऐसा तो ब्लैकमेल वासी वो तो कुछ भी कह दे तो आदमी कहता ही है ना, कुछ तो बहाना बताएगा ही, ऐसा तो है नहीं। मोदी जी के काम को देख कर लोग राजी राजी सरकार में आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, और लगातार देखते हैं, आप भी देखते हैं और भी सब देख रहे हैं, तो इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन ही करना चाहते हैं। अब मैं आपके सामने आखिरी 2 सवाल रखूंगा। आप की कार्य जो आप पूरा एक दिन का शेड्यूल बनाते हैं, निभाते हैं, वो आप कैसे तैयार करते हैं, ये आप थोड़ा सा हमें बताइए। शाम को तय करता हूँ कि मुझे आज यहाँ जाना है, मानो कहीं भी जाना हो मुझे, तो वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि भाई आज यहाँ जाना मुझे, कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में, जो भी कार्यक्रम पार्टी के होते हैं, पहले पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, फिर उसमें जो समाज के कार्यक्रम होते हैं उनमें जाने का प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे कि आज शाम को हम सब लोग एक पौधारोपण कर रहे हैं, माननीय राजनाथ जी का जन्मदिन है, उस पर हम सब लोग पौधा लगाएंगे उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर,
और कार्यक्रम करेंगे। या कल छोड़ के परसों जो हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे क्या पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। और नाटक के रूप में हम इसे अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं और अच्छा कार्यक्रम हमारा शायद 12 तारीख को रहे। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब आप इतना बड़ा संगठन लेके चल रहे होते हो तो कई बार निराश भी होते होंगे, कई बार ऐसा लगता होगा कि दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो जब ऐसे पल आते हैं तो उन चीजों को आप कैसे हैंडल करते हो सर? सबसे बड़ी चीज है कार्यकर्ताओं को निराशा नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इस भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम है और संगठन में भी करने के लिए बहुत काम है। आप समाज की सेवा करेंगे, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं पार्टी के अभियान में किसी में लगा देंगे, बूथ पर लगा देंगे, सेक्टर पर लगा देंगे। इतने कार्य हैं कि आदमी कभी काम से पीछे नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम जरूर मिलता है और इंतजार करता है। सबर का फल मीठा होता है, तो कोई ना कभी अच्छा सम्मान मिलता है, ऐसी बात। सर थैंक यू, आप आए, यहाँ पे समय दिया। आप अगर हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप दर्शकों से कह सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ आपको भी, आकाश भाई को और सभी पूरी टीम को मैं बधाई दूंगा और लगातार आप आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना।